आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। अब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हथियार बनाने और सर्विलांस सिस्टम में किया जा रहा है। इसे देखते हुए भारत ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है और अपनी आर्म्स फोर्स को और सर्विलांस सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से लैस करने का फैसला किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपने आर्म्स फोर्स में कई तरह के वेपन और वेपन प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें अनमैन्ड टैंक्स, नेवल वेसल्स, एरियल व्हीकल्स और कई तरह के रोबोटिक वेपनरी प्रमुख है। इस प्रोजेक्ट को आर्म्स फोर्स और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप में डेवलप किया जा रहा है। 3 साल पहले 17 सदस्यों को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस कमेटी में डिफेंस फोर्स, इसरो, डीआरडीओ और कई डिफेंस इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, जिनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेशनल सिक्योरिटी में प्रमुख रोल निभाने के लिए एक मजबूत आधार बनाना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में अमेरिका और चाइना अपना एक मजबूत आधार बना चुके हैं और इस क्षेत्र में अब वो एक दूसरे को टक्कर भी दे रहे हैं। अब भारत भी इसके महत्व को समझते हुए इस पर तेजी से काम कर रहा है। डीआरडीओ ने एक लेबोरेटरी जिसका नाम सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ही डेडिकेट है। इस लेबोरेटरी में डिफेंस फोर्स के लिए एआई फंक्शन को इंडियन आर्म्स फोर्सेज की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगर हम कुछ ही दशक पहले के इतिहास की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया टर्म या नई सोच नहीं है। इसकी नींव 1956 में रखी जा चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसे इस उदाहरण से समझा जाए कि जब कोई व्यक्ति मुझे ईमेल करता है तो उसके अटैचमेंट में कोई स्पैम या वायरस तो नहीं है। ये बात मुझे तुरंत ही कैसे पता चलेगी? यहीं पर एक इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की जरूरत महसूस की गई, जो उस स्पैम या वायरस को तुरंत ही पहचान करके हमें सही डिसीजन लेने में हमारी मदद करे। इसी सोच को डिफेंस आर्किटेक्चर में इस्तेमाल करने की बात सामने आई। इसे लेकर कई रिसर्च और प्रोग्राम बनाए गए कि हम मिलिट्री और सिविल प्रोग्राम में इसे कैसे इस्तेमाल करें। इसे वर्तमान समय की कई तकनीकों के साथ इंटीग्रेट करके उसके काम को आसान और लो रिस्क वाला बनाना है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम एक फाइटर जेट को बिना पायलट का बना सकते हैं, लेकिन अब वो जेट एक जेट ना होकर एक रोबोक्राफ्ट बन जाएगा, जो सामने से आने वाले खतरों को देखकर अपने डिसीजन खुद लेने लगेगा। अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिकी सेना ने एक बड़ा बुलडॉग बनाया था जिसे म्यूल कहा जाता है, जो अपने दुश्मनों को देखकर उसके पीछे पड़ जाता था। जमीन चाहे जितनी भी उबड़ खाबड़ हो, म्यूल उसका पीछा करके उसका खात्मा ही कर देता था। म्यूल को निर्देशित करने की जरूरत नहीं होती थी, ये अपना काम खुद ही कर लेता था। अब भारत भी इसकी क्षमता को देखते हुए इसे तीनों सेनाओं की जरूरत के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। अनमैन्ड टैंक्स और म्यूल जैसे सिस्टम आर्मी के लिए, रोबोक्राफ्ट और ड्रोन्स एयरफोर्स के लिए, और एक बहुत बड़े इंडियन ओशन में अपनी पकड़ और नजर बनाए रखने के लिए इंडियन नेवी अंडर वाटर ड्रोन्स, अनमैन्ड शिप्स जैसे प्लेटफॉर्म में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही है। यहां पर इस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हमें एक बात समझनी होगी, वो ये कि हम ऑटोमेटेड से ऑटोनॉमस की तरफ जा रहे हैं। अब हम ऑटोनॉमस को परिभाषित करें तो ऑटोनॉमस उस एबिलिटी को कहा जा सकता है जब एक वेपन प्लेटफॉर्म सबसे पहले किसी खतरे को भांप पाता है, अपने सर्विलांस सिस्टम से डिटेक्ट करता है, फिर उस टारगेट या थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है, अपने वेपन को उस टारगेट पर लॉक करता है और बिना किसी मैन या ऑफिसर के इंटरफेयर के वेपन को फायर करके उस टारगेट का विध्वंस कर देता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक अदृश्य सैनिक के रोल को निभा रहा है। इसे ऐसे समझा जाए कि आज सैनिकों का वर्कलोड तेजी से बढ़ रहा है और एक सैनिक का सबसे बड़ा लोड इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से आ रहा है। एक सैनिक को इंफॉर्मेशन कई सोर्स से आते हैं, जिनमें सर्विलांस सिस्टम, इंफॉर्मेशन डाटा, लोकल इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस प्रमुख है। एक साथ कई इंफॉर्मेशन में सही इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना सरल काम नहीं है और एक सोल्जर की कैपेबिलिटी लिमिटेड ही होती है। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख भूमिका सामने आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके द्वारा इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करता है। ये ठीक उसी तरह व्यवहार करता है जैसे एक इंसान का दिमाग काम करता है। यहां इसे आप रोबोटिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रोबोट एक प्री प्रोग्राम पर ही काम करता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मानव बुद्धि पर आधारित एक परिकल्पना है, जिसे एक मानव की तरह से सोचने और समझने के लिए डिजाइन किया गया है।
अब अगर हम इसे मिलिट्री प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसके दो प्रमुख लेवल सामने आते हैं, एक टेक्टिकल लेवल, दूसरा स्ट्रैटेजिक लेवल। टेक्टिकल लेवल में बॉर्डर फेंसिंग की बात सामने आती है। बॉर्डर फेंसिंग में कई तरह के सर्विलांस कैमरे लगे होते हैं। ये कैमरे बॉर्डर के हर मूवमेंट और इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से इन कैमरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, जो दुश्मन के मूवमेंट को देखकर अपने वेपन प्लेटफॉर्म को एक्टिव करके उस टारगेट को हिट कर देंगे। अब बात स्ट्रैटेजिक लेवल की। स्ट्रैटेजिक लेवल में मिसाइल सिस्टम जैसे वेपन प्लेटफॉर्म को ही ऑटोनॉमस बना दिया गया है। इसमें प्रमुख नाम थार्ड मिसाइल सिस्टम का आता है। थार्ड मिसाइल सिस्टम को अमेरिका ने साउथ कोरिया में डिप्लॉय करके रखा है। थार्ड मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से ऑटोनॉमस सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम अपने डिसीजन खुद लेने में सक्षम है। अब अगर कोई मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल इसकी तरफ फायर होती है, तब ये सिस्टम खुद ही इसे ट्रैक करता है, आइडेंटिफाई करता है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग करता है और उस टारगेट पर अपनी मिसाइल फायर करके उसका विध्वंस कर देता है। और इस काम को करने में किसी मैन मेकिंग डिसीजन का प्रतिशत लगभग 0 है। अर्थात इस सिस्टम में मैन इंटरफेरेंस ना के बराबर है। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को आर्म्स फोर्स और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप में डेवलप करने की योजना बना रही है। इसमें आर्म्स फोर्स डाटा उपलब्ध कराएगी और प्राइवेट सेक्टर इसके सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एल्गोरिदम को डेवलप करेगी। लेकिन इसमें कई खतरे भी हैं। उदाहरण के लिए आर्म्स फोर्स, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स अपने अपने डेटा को प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ शेयर करेगी। ये बहुत बड़ा डेटा होगा, जिस कारण इसके सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एल्गोरिदम को हाईली सेफ बनाना होगा और इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम में कोई भी एरर ना हो, जिस कारण उससे अटैच वेपन गलत फायरिंग ना कर दे। क्योंकि एक बहुत बड़ा मिलिट्री डेटा प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास होने के कारण एक प्रोग्रामर भी एक सैनिक के रोल में आ जाएगा, जिसकी एक गलती के कारण किसी भी सैनिक की, चाहे वो अपना हो या दुश्मन का हो, उसकी जान का खतरा बन सकता है। यहां आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने या किसी सिस्टम ने एक गलती की और 1000 सैनिक या निरपराध नागरिकों की जान चली गई। इस कारण आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। अपितु ये कहना सही होगा कि हम एक बहुत बड़ा वेपन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसका एक्सेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर जवान से लेकर उसके चीफ तक के पास मौजूद रहेगा। क्योंकि आज के समय में युद्ध एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हो चुका है, जिसमें सभी तरह वेपन सिस्टम, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हो, इन सबको एक नेटवर्क में लाना होगा, जहां एक फ्रंट लाइन सोल्जर जो देख रहा हो, वो सारी चीजें उसका चीफ भी देख रहा होगा, जिस कारण युद्ध के समय सही निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे। सबसे बड़ी बात अब इस चीज की भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के कारण आने वाले समय के युद्ध तेज, बहुत तेज, बेहद घातक होंगे। इस युद्ध में डल, डर्टी, डेंजरस आर्म्स एंड अनआर्म्ड सिस्टम, रेजर शार्प पिन पॉइंट एक्यूरेसी क्रूज मिसाइल सिस्टम, सेंसर किलर सिस्टम और ढेर सारे प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम भी होंगे, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होंगे। और सिर्फ हार्ड सिस्टम ही नहीं, बल्कि सॉफ्ट किल वेपन सिस्टम भी होंगे, जो कई तरह के खतरे को पैदा करेंगे। इन खतरों को देखते हुए हमें भी एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक साथ मल्टीपल वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर सके और एक ही समय में उन खतरों के जवाब भी दे सके। आने वाले समय में सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ेंगे, अपितु ये युद्ध मशीन का मशीन से युद्ध होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के कारण हम खतरों को पहले ही भांप लेंगे और उसके विरुद्ध कारगर कार्रवाई करके उस खतरे को विफल या निष्प्रभावी कर सकेंगे। इस कारण भविष्य के युद्ध में सैनिकों और सामान्य नागरिकों के जान माल का नुकसान बेहद कम हो जाएगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।